हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। तो कल हमने एक मॉक पेपर सॉल्व किया था और उसके लगभग 20-21 क्वेश्चन हमने लगाए थे। तो आज उसी मॉक पेपर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 22 नंबर क्वेश्चन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू कैपेसिटर्स C1 C2 2 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड इन सीरीज, ये देखो ये दोनों सीरीज में है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ थर्ड कैपेसिटर 4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो यहाँ पे एक तीसरा कैपेसिटर है जो कि 4 माइक्रोफैरेड का है, उसके साथ पैरेलल में हो गया। दिस अरेंजमेंट इज देन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का यहाँ पे EMF लगा हुआ है एज शोन इन द फिगर। हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट बाय द बैटरी इन चार्जिंग द कैपेसिटर, कितना एनर्जी लॉस हुआ इन चार्जिंग द कैपेसिटर। ठीक है, कितना एनर्जी एक्चुअली उसको करना पड़ा, कंज्यूम करना पड़ा टू चार्ज द कैपेसिटर। तो बेटा सीधा 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 फॉर्मूला होता है, एनर्जी जितना स्टोर होगा उतना ही लॉस हुआ होगा बैटरी से, है ना। तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला बच्चों। ठीक है, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला, हाफ C V स्क्वायर। अब V मेरे को पता है 2 वोल्ट हो गया, C इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो ये दोनों देखो सीरीज में है, ये 2 और ये 6 जो है सीरीज में है, और उसके साथ ये 4 जो है वो पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 6 और 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 6 इंटू 2/6 प्लस 2, और 4 जो है वो पैरेलल में है तो +4 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो ये बनेगा ऊपर 12, नीचे बनेगा 6 और 2 8 प्लस 4, सॉल्व करके आएगा 5.5 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 5.5 माइक्रोफैरेड। अब एक बार C आ गया तो हाफ CV स्क्वायर करना है। यहां पे देखिए हाफ C हो गया 5.5 10 की पावर -6 और V स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके बच्चों आंसर आ जाएगा 11 इंटू 10 की पावर -6 जूल, जो कि आपका एनर्जी लॉस्ट हो गया बाई बैटरी। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, हाफ CV स्क्वायर। डन, डस्टेड। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ EM वेव इन वैक्यूम increases as we go from gamma rays to radio waves, decreases as we go from gamma rays to radio waves, same for all of them, is not same for all of them। बेटा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होता है मैं मानता हूं, लेकिन स्पीड तो सेम ही रहता है ना। वैक्यूम में स्पीड कोई सा भी रे हो, गामा हो, रेडियो हो, विजिबल हो, कोई सा भी हो, वो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड से ही चलने वाला है। स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, द प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ डायटोमिक गैस चेंज एडियाबेटिकली फ्रॉम PD टू P'(D'). ठीक है, अगर D'/D 32 है तो P'/P कितना होगा। देखो एडियाबेटिक में हमारे को एक रिलेशन पता होता है, P1 V1 पावर गामा बराबर P2 V2 पावर गामा। ठीक है, यानी कि P2/P1 हो जाएगा आपका V1/V2 की पावर में गामा। लेकिन यहां पे ना वॉल्यूम की बात नहीं चल रही है, यहां पे बात चल रही है डेंसिटी की। अब मेरे पास डायरेक्ट डेंसिटी का कोई रिलेशन तो नहीं है, मेरे पास तो वॉल्यूम का रिलेशन है प्रेशर के साथ। तो डेंसिटी के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, देखो डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। देखो मैं आपको करके बताता हूं, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये कांस्टेंट मास सिस्टम अगर इसको मान लिया जाए, मास अगर कांस्टेंट हो जाए तो डेंसिटी और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है बेटा। देखिए डेंसिटी इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है ना, इनवर्स का रिलेशन है। इनवर्स का रिलेशन है तो मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या कि P2/P1 बराबर ये V1/V2 था, उसको उल्टा कर दो तो D2/D1 कर सकते हो आप। डेंसिटी है ना, तो आप कर सकते हो D2/D1 पावर गामा। इनवर्स है ना, तो V1/V2 बराबर D2/D1 है ना, उल्टा हो जाएगा। ये V1/V2 था, वो D2/D1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो P2/P1 बराबर, देखो D2/D1 गिवन है 32, गामा गिवन है बेटा 7/5। अब 32 की पावर 7/5 को आप सॉल्व कर दोगे, P2/P1 मिल जाएगा। तो 32 की पावर 1/5 की पावर 7, ऐसा लिख लो आप इसको। ठीक है, 7/5 को ऐसा लिख लो। अब 32 की पावर 1/5 पता है क्या होता है, 2 की पावर 5 इज 32, तो 32 की पावर 1/5 इज 2। ठीक है, 2 की पावर 7 तो 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 है ना, दूनी 256। तो ये मेरे ख्याल से आपका, अच्छा 128 ही आएगा क्या, एक सेकेंड, 128 आएगा है ना। 2 4 6
हाँ सही बात है, 128 आ जाएगा, तो 128 इज योर आंसर। ठीक है, यस, 2 की पावर 7 विल बी 128, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए बेटा आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रास डिस्क फिट्स कंप्लीटली सिंपली इन अ होल ऑफ स्टील प्लेट। एक स्टील प्लेट है, उसमें एक डिस्क ऐसे फिट हो जाता है। डिस्क फ्रॉम द होल कैन बी लूजेंड इफ द सिस्टम, अगर इसको लूज करना है तो सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, तो कूल करना पड़ेगा। कूल करने से श्रिंक होगा वो, है ना, कूल करने से छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और जब श्रिंक हो जाएगा तो आप उसको निकाल लोगे आराम से। ठीक है, तो कूल इज द करेक्ट आंसर बेटा। ठीक है, चलिए रिलेशन बिटवीन कॉमन बेस करंट गेन अल्फा, कॉमन एमिटर करंट गेन बीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया बेटा, सी होता है अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, टू बॉल्स ऑफ इक्वल masses undergo an inelastic collision head on as shown in the figure. If the coefficient of restitution is 1/3, then speed of ball A and ball B after collision will be, देखो ये अपने को V1 गिवन है, इसको आप U1 लिख लो, और ये आपको U2 गिवन है ना। हमारे पास एक फॉर्मूला है बेटा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 बराबर 1 प्लस ई वी सेंटर ऑफ मास माइनस ई U1। ठीक है बच्चों, 1 प्लस ई सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी माइनस ई U1, इससे निकल जाएगा V फाइनल पहले वाले का, और V फाइनल दूसरे वाले का भी सिमिलर फॉर्मूला है, 1 प्लस ई वी सेंटर ऑफ मास माइनस ई U2। इससे दोनों पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी V सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले निकाल लो, है ना। m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब m1 भी m है, u1 देखो 9 है, माइनस क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 9 ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो माइनस m इंटू 9 हो जाएगा, अपॉन 2m हो जाएगा, आंसर आएगा 0। V सेंटर ऑफ मास आ जाएगा बेटा 0 के बराबर। तो दोनों ही फॉर्मूले में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, है ना, दीज बिकेम 0। अब जो बचेगा वो बचेगा VF1 बराबर माइनस EU1, यही बचेगा ना, V सेंटर ऑफ मास वाला 0 होने के बाद। तो माइनस ई कितना है 1/3, और U1 कितना है बेटा 9, तो आंसर आएगा -3। VF1 आ जाएगा -3। VF2 कितना आ जाएगा, तो VF2 विल बी माइनस EU2, तो -1/3, और U2 कितना है बेटा -9, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दोनों की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड होगी। एक की -3 मतलब एक इधर जा रहा है, एक की +3 मतलब एक इधर जा रहा है, बट मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दोनों की वेलोसिटी जो है 3 मीटर पर सेकेंड आएगी। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया, 3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है यहाँ पे आपको। ठीक है, देखिए जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली एक्सिस है, ओके, ये 3 मासेस है, 1 2 3 मासेस है, तो तीनों मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। देखो बेटा, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है तभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। इस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, इस वाले का 0, ये एक्सिस के ऊपर ही है, तो 0 हो गया डिस्टेंस, तो mr² इज द फॉर्मूला, तो उसका आंसर आ जाएगा 0 प्लस इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया l, तो इसके लिए आप लिखेंगे ml², है ना, ml² प्लस, अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर वाले का ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा, है ना। ये कितना होगा, तो देखो ये वाला एंगल 60, तो ये वाला एंगल 30, ये वाला लेंथ l है, हाइपोटेनियस इज l, तो l का साइन कंपोनेंट l sin 30 l/2, l का साइन कंपोनेंट है ना बेटा, l का साइन कंपोनेंट यानी कि l/2, तो आप लिखेंगे m l/2 का स्क्वायर यानी कि l² 2², आपका आंसर आएगा ml² प्लस ml² by 4। इसको सॉल्व करके बेटा आपको आंसर आ जाएगा कितना
5/4 5/4 ml²। ठीक है, तो ये एक PYQ था, सॉल्व कर दिया हमने। गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस यानी कि G, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G 20 है। फुल डिफ्लेक्शन करंट 1 मिली एम्पियर, मतलब IG 1 मिली एम्पियर है। कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का फॉर्मूला क्या होता है? IG G+S, है ना। मैक्सिमम रेंज ऑफ 10 वोल्ट, 10 वोल्ट लेना है यहाँ पे। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, यानी कि शंट पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, ये फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे 10 आ गया, IG हो गया 1 × 10⁻³ G हो गया आपका 20 और प्लस हो गया आपका S। ठीक है, प्लस हो गया आपका S। इसको बस आपको बेटा सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा 9980। 9980 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, मतलब U हो गया -10। ठीक है, मिरर प्रोड्यूसेस रियल इमेज दैट हैज 4 टाइम्स बिगर साइज द ऑब्जेक्ट, यानी कि मैग्निफिकेशन इज 4, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -V/U इज 4। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज, तो बेटा इमेज का डिस्टेंस हो जाएगा U × 4, है कि नहीं। तो U है 10 और 4 यानी कि 40 आ जाएगा आपका आंसर। 40 सेंटीमीटर इज द आंसर, है ना। 40 सेंटीमीटर इज द आंसर बेटा। ठीक है, चलिए। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म हैविंग प्रिज्म एंगल 30 रिट्रेसिंग इट्स पाथ एज शोन इन द फिगर। फिगर यहां पे थोड़ा मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं फिगर कैसा बनेगा। ठीक है ना, फिगर कुछ ऐसा बनेगा बेटा, मतलब फिगर देना चाहिए था बट यहां पे मिसिंग है। तो यहां से ऐसा बोला गया है कि ये 45 डिग्री में एंटर करता है, इंसिडेंस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, ये ऐसे जाता है, यहां पे टकराता है और यहाँ पे मिरर टाइप बना हुआ है, रिट्रेस कर जाता है, वापस आ जाता है। ठीक है, टकरा के ये वापस आ जाता है। प्रिज्म एंगल कितना है बेटा? 30 डिग्री। देखो मैं आपको अब ये क्वेश्चन समझाता हूं बेटा। यहाँ पे अगर रिट्रेस की कंडीशन बनी है तो इसका मतलब नॉर्मल इंसिडेंस हुआ होगा, नॉर्मली टकराई होगी लाइट, है ना। और नॉर्मली लाइट के टकराने का मतलब है बेटा R2 = 0। R2 बराबर कितना बच्चों? 0, तभी तो नॉर्मल इंसिडेंस होगा दूसरे वाले सरफेस पे, है ना। R2 = 0 होना चाहिए, यानी कि R1 + R2 = A होता है। A इज 30, R2 जो है 0 हो गया तो R1 = 30 आ जाएगा। R1 30, R1 हो गया 30, I हो गया 45। स्नेल्स लॉ लगा दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। स्नेल्स लॉ क्या कहता है बेटा? 1 sin I यानी कि sin 45 बराबर म्यू sin R1 यानी कि sin 30। ठीक है, तो ये बना 1/√2 बराबर ये बना 1/2। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। 2 को √2 × √2 लिख सकते हो, √2 कैंसिल हो जाएंगे, म्यू बराबर √2 आ जाएगा, म्यू बराबर √2 आ जाएगा। ठीक है, चलो म्यू बराबर √2 आ गया सर, बहुत बढ़िया। वोल्टेज अप्लाइड टू एन एक्सरे ट्यूब इज 20 kV। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे फोटोन एमिटेड बाय द ट्यूब विल बी नियरली। तो बेटा आपको पता है कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाय 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, मेरे को लैम्डा निकालना है एंगस्ट्रॉम में, तो ये हो जाएगा 12400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 20 kV का मतलब है 20,000 वोल्ट, एंड 20,000 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू 20,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी। तो बस कुछ नहीं करना है, 12400 अपॉन 20,000 कर देना है। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, सॉल्व करोगे 0.6 आएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे 0.6 आ जाएगा, तो दैट इज द आंसर। ठीक है बेटा, यस। चलिए, एज पर गिवन फिगर टू कंप्लीट द सर्कुलर लूप व्हाट शुड बी द रेडियस इफ इनिशियल हाइट इज 5 मीटर। देखो यार, अगर सर्कल करना है तो वेलोसिटी होनी चाहिए √5gr। कहां पे? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यानी कि यहां पे एनर्जी कितनी होनी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी 12 mv², है ना।
ये रहा v, तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5gr। इतनी एनर्जी चाहिए बेटा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ऊपर से मिलेगी, तो ऊपर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी mgh, h कितना बेटा 5। दोनों एनर्जी को इक्वेट कर दो, ऊपर की एनर्जी बराबर नीचे की एनर्जी, ठीक है। तो आपको मिलेगा mg इंटू 5 बराबर हाफ m5gr। mg कैंसल, 5 कैंसल, देखो रेडियस बराबर आ जाएगा 2 मीटर, ठीक है। तो ऊपर की एनर्जी mgh, नीचे की एनर्जी हाफ mv², दोनों को पकड़ के आपको इक्वेट करना था बेटा। इक्वेट करते ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, 2 मीटर इज द आंसर, बहुत बढ़िया। 2 सोप बबल्स ऑफ रेडियस r1 r2 कोलेस द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस। ऐसा कुछ बनता है कॉमन सरफेस, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, देखो कॉमन सरफेस ये वाला, ये है बेटा आपका कॉमन सरफेस। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। मान लेते हैं यहाँ का प्रेशर, एक्सेस प्रेशर है 40/r1, यहाँ का प्रेशर है 40/r2। यही होता है क्या फॉर्मूला, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ बबल 40/r1 40/r2, है ना। और इसका रेडियस है बेटा r, इसका रेडियस है बच्चों r। तो इन दोनों प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होगा 40/r1 माइनस 40/r2, वो होगा 40/r के बराबर। 40/r1 माइनस 40/r2 वो होगा 40/r के बराबर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा r1 r2 r2 माइनस r1, ठीक है, r1 r2 r2 माइनस r1, ठीक है बेटा। तो दोनों साइड का प्रेशर डिफरेंस 40/r, यहाँ का प्रेशर इतना है, यहाँ का प्रेशर इतना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा यानी कि 40/r1 माइनस 40/r2, ये होगा 40/r के बराबर, ठीक है। डन एंड डस्टेड। चलो ग्राफ drawn between applied force F and strain X for a uniform thin wire. The wire behaves as a liquid in the part. लिक्विड की तरह बिहेव करना मतलब फोर्स कम हो रहा है बट फिर भी स्ट्रेन मिल रहा है। तो ऐसा हो रहा है बेटा B से C के बीच में, देखो B से C के बीच में फोर्स कम हो रहा है बट फिर भी स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेन आगे बढ़ रहा है ना, मतलब कि एलोंगेशन चल रहा है बट फोर्स का रिक्वायरमेंट कम हो रहा है। तो इट इज़ लाइक फ्लोइंग, है ना, तो लिक्विड की तरफ फ्लो हो रहा है वो। तो बी सी इज द आंसर, ठीक है, बी टू सी ये चीज़ हो रही है, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका पूरा जो है ना लिखा हुआ है सारा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, यू कैन रीड इट लेटर ऑन। रेशियो ऑफ फोर्सेस बिटवीन 2 स्मॉल स्फीयर्स विद कांस्टेंट चार्ज A in air, B is in medium, dielectric constant K is। फोर्सेस बिटवीन 2 स्मॉल स्फीयर्स, है ना, कांस्टेंट चार्ज, एयर में कितना होगा और मीडियम में कितना होगा उसका रेशियो बताना है। तो बेटा मीडियम में 1/k हो जाता है, पता है आपको ये बात। मीडियम में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है ना तो 1/k हो जाता है। तो F एयर अपॉन F मीडियम अगर मैं निकालूंगा, F एयर अगर F है तो मीडियम में हो जाएगा F/k डिवाइडेड बाई k टाइम्स, है ना, 1/4πε0 के साथ εr भी आ जाता है, तो डिवाइडेड बाई k टाइम्स हो जाता है। F और F कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा k के बराबर, ठीक है। तो F एयर अपॉन F मीडियम बराबर k के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। मीडियम में 1/k हो जाता है, तो नीचे 1/k करेंगे, k ऊपर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा k के बराबर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Qn माइनस Q सेपरेटेड बाई d मीटर इज Fe। 2 चार्जेस हैं, एक Q है एक माइनस Q है, इनके बीच का जो फोर्स है Fe है। When these charges are placed on two identical spheres, अब स्फीयर ले लो, आप स्फीयर ले लो, वही चार्जेस, यहां पे Q यहां पे माइनस Q, ठीक है, डिस्टेंस d। तो बताना है कि अब फोर्स जो लगेगा दोनों के बीच में वो ज़्यादा लगेगा, इक्वल लगेगा, कम लगेगा या जीरो लगेगा, ठीक है। तो बेटा देखो अब हो जाएगा इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है, इसके पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे,
इसके नेगेटिव चार्जेस इधर आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, है ना, स्फीयर है ना, तो स्फीयर में हो जाएगा इंडक्शन। ऐसा होने से जो इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है वो कम नहीं हो जाएगा। देखो पास पास नहीं आ गए क्या चार्जेस, इंडक्शन हो गया, इधर आ गए, प्लस वाले इधर आ गए, माइनस वाले इधर आ गए, तो डिस्टेंस जो है इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस वो कम हो गया, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो फोर्स आपका बढ़ गया, ग्रेटर देन एफ ई हो जाएगा। ठीक है, यस, इंडक्शन इज द रीजन फॉर दैट। ओके बेटा, चलो 40 नंबर क्वेश्चन। इन द नेटवर्क रजिस्टर्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज। देखो आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों सीरीज में है, दिख रहा है ना, जो भी करंट यहां से जा रहा है वो यहां से ही जा रहा है, तो ये दोनों आपके सीरीज में आ गए, तो 3 और 3 6 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, और नीचे भी बेटा सीरीज में है तो ये भी 3 और 3 6 हो गया, है ना। तो भाई समझो बात को, ऊपर वाला 6 है ना, ये भी 6, और नीचे वाला भी 6, ये भी 6, ये दोनों मिला के 6, ये दोनों मिला के 6, और फिर 6 और 6 पैरेलल में, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 3। 6 और 6 का हाफ हो जाएगा 3, तो ये पूरा सॉल्व करके आ रहा है 3। सेम गोज विद दिस वन, 3 और 3 6 है ना, फिर से 3 और 3 6, और 6 और 6 पैरेलल में फिर से 3, तो ये भी हो जाएगा 3। सेम गोज विद दिस ऑल्सो, ये 3 और 3 6, ये 3 और 3 6, 6 और 6 अगेन 3 बेटा, तो 3 और 3 6 और 3 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा बनेगा इक्विवेलेंट सर्किट, 3 और 3 6 और 3 9 विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओ इन द फिगर शोन इज। देखो ऐसा फिगर है, एक में क्लॉकवाइज करंट, एक में एंटी क्लॉकवाइज करंट, और दोनों सेमी सर्कल हैं। सेमी सर्कल में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4R, है ना, म्यू नॉट आई बाई 4R। तो R1 वाले का हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4R1, और माइनस R2 वाले का हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4R2। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज वाले का अंदर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले का बाहर आएगा। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4R1 माइनस R2, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, पहला वाला, है ना, पहला वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, आयरन रॉड ससेप्टिबिलिटी 599 सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम मटेरियल रॉड इज। देखिए परमिएबिलिटी होता है म्यू नॉट म्यू आर। ठीक, म्यू नॉट तो मेरे को पता है, ये रहा म्यू नॉट, लेकिन म्यू आर नहीं पता। तो म्यू आर होता है 1 प्लस जाई, जाई मतलब ससेप्टिबिलिटी, तो 1 प्लस 599 यानी कि 600 आ गया म्यू आर। अब म्यू निकल जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर करके, है ना, तो 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 600। बस इसको सॉल्व कर दो और आपका आंसर कौन सा वाला आ जाएगा बेटा, 24 पाई 10 की पावर माइनस 5। इसमें सारे ऑप्शंस, हाँ ये वाला आ जाएगा 2.4 पाई 10 की पावर माइनस 4, या फिर 24 पाई 10 की पावर माइनस 5, है ना, सिंपल है। तो म्यू नॉट म्यू आर, और आपको म्यू नॉट दिया हुआ है, याद ही होता है आपको वैसे, 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, और म्यू आर हो जाएगा 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इन केस ऑफ बार मैग्नेट, कई बार आपको लगता है कि ये वाला सही होगा, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, बट ये गलत है, क्योंकि स्टार्ट एंड एंड का मतलब है कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे एंड हो गया। एंड होता ही नहीं है, ये कंटिन्यूअस लाइन होता है, एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूअस लाइन होता है। तो सही आंसर है रन कंटिन्यूअसली थ्रू द बार मैग्नेट एंड आउटसाइड, कंटिन्यूअस रन होता है ना। तो ये थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन हो गया, कई बार बच्चों को लगता है नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से स्टार्ट, साउथ में एंड, बट एंड नहीं होता, कंटिन्यूअस लाइंस होती हैं, क्लोज लूप्स बनते हैं। ठीक है, यस। मेटालिक रिंग कनेक्टेड टू अ रॉड ऑसिलेट्स फ्रीली लाइक अ पेंडुलम, एक पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सो दैट द पेंडुलम नाउ स्विंग्स थ्रू द फील्ड द पेंडुलम विल। देखो लेंज लॉ कहता है कि जिसने क्रिएट किया है इंड्यूस ईएमएफ को वो उसी को अपोज करता है, इंड्यूस करंट उसी को अपोज करता है। तो जब ये घूमेगा ना, जब ये लूप घूमेगा ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इस प्रकार से करंट फ्लो होगा, इस प्रकार से ईएमएफ जनरेट होगा कि वो अपोज करेगा मोशन को, अपोज करेगा मोशन को। तो धीरे 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 करके ये रेस्ट पे आ जाएगा, बहुत जल्दी से रेस्ट पे आ जाएगा। एडी करंट भी बोलते हैं इसको, है ना। तो ये धीरे धीरे करके जो है रेस्ट पे आ जाएगा, कम्स टू रेस्ट वेरी सून। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ईएमएफ इंड्यूसेस इन रिंग एंड इट विल अपोज द मोशन, है ना। Hence, due to resistance of the ring, all energy dissipates. So, in a little while, the ring comes to rest, comes to halt in the magnetic field. ठीक है, चलिए, यह है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं वर्क फंक्शन इज गिवन बाय। देखिए बेटा, इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर फ्रीक्वेंसी है, इधर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, है ना। यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल बराबर एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई, एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई, है ना। यही फॉर्मूला हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर, यही फॉर्मूला हो जाएगा, सही बात है। एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई ई। अब इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे ना, तो ये इंटरसेप्ट है, फाई बाई ई, वर्क फंक्शन बाई ई इज इंटरसेप्ट। तो वर्क फंक्शन बाई ई इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट है यहाँ पे ओबी, ओबी के बराबर हो गया, ओबी इज द इंटरसेप्ट, है ना। तो वर्क फंक्शन आ जाएगा ओ बी मल्टीप्लाइड बाई ई, तो ओ बी इंटू ई आ गया, ओ बी इंटू ई आ गया बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर, है ना। यस, तो ओ बी मल्टीप्लाइड बाई ई इज द आंसर। 46, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस आर एमिटेड इन द सीक्वेंस। देखो यहां पे Z से Z+1 हो गया, ऐसा तब होता है जब बीटा डिके होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, तो बीटा हो गया सबसे पहले, ठीक है। अब Z+1 से Z-1 यानी कि -2 हो रहा है, और A देखो -4 हो रहा है, तो ये है आपका अल्फा डिके, जिसमें Z हो जाता है -2 और A हो जाता है -4, अल्फा डिके। उसके बाद आप देखोगे तो Z-1 का Z-1 सेम है, A-4 का A-4 सेम है, तो ये है बेटा गामा डिके। तो सबसे पहले बीटा, फिर अल्फा, फिर गामा, बीटा अल्फा गामा, बीटा अल्फा गामा, ठीक है। बी इज द करेक्ट आंसर, बीटा अल्फा गामा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज लार्ज बिकॉज इट हैज नो चार्ज कैरियर्स, है ना। यस, इन द गिवन सर्किट बिलो द वैल्यू ऑफ करंट इज, देखो बेटा सबसे पहले तो ये P साइड कनेक्टेड है हाई पोटेंशियल से, N साइड कनेक्टेड है लो पोटेंशियल से, है ना। ये लो पोटेंशियल हो गया, तो ये फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस 0 होता है, तो PN जंक्शन का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो खाली एक रेजिस्टेंस बचेगा 300 ओम वाला, तो ये 4 और ये 1। अब पोटेंशियल डिफरेंस देख लो कितना है, 4 - 1 यानी कि 3, और रेजिस्टेंस है 300, तो करंट हो जाएगा 3/300, है ना। 3/300 यानी कि 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 आंसर आ गया, ठीक है। तो 48 क्वेश्चंस थे इसमें, पेपर जो है फिनिश हुआ, ठीक है। छोटा सा पेपर था, प्यारा सा पेपर था, दैट वी हैव फिनिश्ड, ठीक है बेटा। अब मिलते हैं अगले मॉक पेपर में कल, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। PDF मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, बाय।